आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का जो क्लोरीन का जो हेलोजन का जो चल रहा है हम लोग का कार्बनिक रसायन में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। पिछले लेक्चर में हम लोग उसके विरचन मतलब बनाने की विधि जो प्रिपरेशन है उसको हम लोगों ने देखा था, उसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने बनाया। आज हम लोग इसके भौतिक गुण देखेंगे और इसके रासायनिक गुण को भी स्टार्ट करेंगे। तो भौतिक गुण है इसमें जो हेलोजन जो यौगिक होते हैं, जहाँ तक कि उसका अनुभार है, किसी भी चीज़ का जो सामान्य ये रूल है कि जब किसी यौगिक के अनुभार बढ़ते हैं तो उसके जो क्वथनांक और द्रवनांक होते हैं वो बढ़ते हैं। तो हेलोजन यौगिक जो कि अगर तुमको हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें हम लोग हेलोजन व्युत्पन्न के, तो उसमें तुमको जो है कार्बन के तुलना में, कार्बन से जब हेलोजन बॉन्ड जुटेगा तो हाइड्रोजन अगर जुटे उसके तुलना में अगर हेलोजन आएगा तो उसमें जो विद्युत ऋणात्मकता का कार्बन का कम होता है और हेलोजन का ज़्यादा होने के कारण उसमें एक ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। तो यह यौगिक जो बनता है जो कि कुछ ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा, और ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा तो इसके कारण जो है उसमें आकर्षण बल बढ़ जाएगा, द्विध्रुव आकर्षण के कारण, जो कि जबकि हाइड्रोकार्बन की तुलना में इसका जो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होगा। तो पहला बात तो ये हमने कहा कि जो हेलोजन हैं, हेलोजन व्युत्पन्न जो होंगे हाइड्रोकार्बन की तुलना में उसके क्वथनांक और द्रवनांक जो होंगे उच्च होंगे। उसका एक कारण तो ये होगा कि उसके अनुभार ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण ये मैंने कहा कि उसमें जो कि कार्बन और हेलोजन जो आबंध है उसमें हेलोजन की विद्युतात्मक ज़्यादा होने के कारण उसमें ध्रुवीय गुण आ जाता है, जिसके कारण कि उसके बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल है द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, और इस कारण से उसका जो है तुमको द्रवनांक क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च होता है। अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा चलिए इस बात को मेंशन करते हैं पहले एक नंबर में द्रवनांक क्वथनांक के बारे में। हाइड्रोकार्बन की तुलना में, हाइड्रोकार्बन की तुलना में, हाइड्रोकार्बन की तुलना में हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न में ध्रुवीय गुण के कारण, ध्रुवीय गुण के कारण इसके द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन की तुलना में तो इसका ज़्यादा होगा। अब बात जैसे जैसे अगर एल्केन की बात करें तो जिस प्रकार से उसके अनुभार बढ़ते जाएंगे तो अनुभार के बढ़ने के साथ एल्केन के जो द्रवनांक क्वथनांक हैं उच्च होते जाएंगे। अनुभार बढ़ने के साथ, अनुभार बढ़ने के साथ, अनुभार बढ़ने के साथ हेलो एल्केन के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये पहला रूप हो गया कि तुमको जैसे जैसे उच्च होते हैं, और इस बात का तो मतलब ये होगा कि कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा तो उसके द्रवनांक क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। और दूसरा इसमें अगर उसी के अगर समावयवी होगा जिसमें कि फ्लोरीन होगा तो उसका अनुभार कम होगा तो वो कम होगा। अगर क्लोरीन हो गया तो उसका अनुभार बढ़ जाएगा तो उसका जो है तुमको क्या हो जाएगा, उसका जो तुमको है द्रवनांक क्वथनांक बढ़ जाएगा। और ब्रोमीन हुआ तो उसका और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब द्रवनांक क्वथनांक में अगर देखें, अगर सेम एल्किल ग्रुप रहेगा तो द्रवनांक क्वथनांक कैसे होगा। अगर एक हेलोजन में ही रखें हम लोग
तो द्रव्यमांक का क्रम, द्रव्यमांक एवं क्वथनांक का क्रम क्या हो सकता है? द्रव्यमांक एवं क्वथनांक का क्रम हो सकता है RF कम होगा, इससे ज़्यादा RCl का हो जाएगा, इससे ज़्यादा RBr का हो जाएगा और इससे ज़्यादा RI का होगा। तो जाहिर है कि आयोडीन का इसमें सबसे अधिक हो जाएगा, आयोडाइड का, क्योंकि उसका अनुभार भी ज़्यादा होगा और इस प्रकार से इसका जो है तुमको अनुभार बढ़ जाएगा, द्रव्यमांक क्वथनांक भी बढ़ जाएगा और कार्बन का संख्या बढ़ने से भी बढ़ेगा। दूसरा हो सकता है द्रव्यमांक क्वथनांक में, जैसे कि अगर CH3Cl का देखें तो ये सबसे कम होगा, ये गैस भी होता है। अगर इसमें एक कार्बन बढ़ा दें CH3CH2Cl तो ये बढ़ गया, फिर इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का होगा तो और बढ़ते जाएगा। तो अनुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका जो है तुमको द्रव्यमांक क्वथनांक बढ़ते जाएगा। तीसरा है तुमको कि जैसे जैसे ये तुम्हारा हो गया, अब है इसके बाद कि जैसे जैसे हम लोग की कार्बन का संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें जो है तुमको उसके द्रव्यमांक क्वथनांक तो उच्च होते जाएंगे, लेकिन अगर समान अनुभार वाले जो कि समावयवी होंगे, जिसमें कि जिसका कि तुमको अधिक ब्रांच होगा, वह तुमको उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है बढ़ते जाता है। जब अधिक ब्रांचिंग हो जाएगा, समान समावयवी जो होंगे जिसमें कि अधिक क्या होगा, ब्रांच होगा, उसके जो कि द्रव्यमांक क्वथनांक देखे जाते हैं वो कम होते हैं, और कम जो सीधा श्रृंखला वाला होगा उसके द्रव्यमांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधी श्रृंखला वाले समावयवी, सीधी श्रृंखला वाले समावयवी का द्रव्यमांक एवं क्वथनांक साखित समावयवी से अधिक होते हैं, साखित समावयवी से अधिक होते हैं। तो साखित समावयवी से क्या होगा, इसका अधिक होगा, शाखा जिसमें है उससे बढ़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो अगर एक तरफ से जैसे कि रखे CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये Br दे दें, तो ये 3 तरफ से शाखा है, तो इसका द्रव्यमांक क्वथनांक इससे कम होगा, इसका कम होगा द्रव्यमांक क्वथनांक। इससे अगर एक ब्रांच दे दें CH3 CH3, यहाँ पर तुमको दे देते हैं अब CH3, यहाँ पर 3 तरफ CH3 था, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए थे। चलिए एक कार्बन से यहाँ पर 2 कार्बन जोड़ दीजिए CH और CH2, यहाँ पर Br जोड़ दीजिए, एक कम ब्रांचिंग हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका द्रव्यमांक क्वथनांक। अब अगर स्ट्रेट चेंज कर देंगे CH3 CH2 Br, तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन का सबसे अधिक हो जाएगा, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन हाईएस्ट हो गया ये। तो इसमें कम शाखा है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के, सीधी श्रृंखला वाले समावयवी का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वांडर वाल आकर्षण बल कमजोर होता है। तो सीधी श्रृंखला वाला में वांडर वाल आकर्षण बल तुमको ब्रांच शाखित वाला का तुमको ज़्यादा होगा, शाखित श्रृंखला वाले का
कमज़ोर होगा। मतलब कि अगर तुमको सीधा श्रृंखला में है तो सीधी श्रृंखला वाले का ये तुमको वैन डर वाल बल अधिक होता है, मजबूत होता है। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जैसे कि वैन डर वाल बल सीधा श्रृंखला वाला का अधिक हो जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ। अब जहाँ तक कि अगर हम लोग ब्रोमीन मतलब कि बेंजीन के केस में आए, तो बेंजीन के केस में हम लोग अगर देखेंगे तो जो जो पारा समावयवी होता है उसके वह सिमेट्रिक होने का उसके द्रव्यनांक अधिक होते हैं। पारा जैसे कि तुमको है इसका द्रव्यनांक का जो कि यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि बेंजीन में है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, इसका जो कि द्रव्यनांक होगा ये पारा समावयवी का, पारा का द्रव्यनांक ऑर्थो या मेटा जो होगा, ऑर्थो जैसे यहाँ हो गया और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एम डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पर हो गया Cl से अधिक होता है का द्रव्यनांक। इसका जो है द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल होने के कारण इसका पैकिंग बेहतर होता है। पारा डाइक्लोरोबेंजीन का पैकिंग पी डाइक्लोरोबेंजीन का पैकिंग बेहतर होता है, इसलिए इसका द्रव्यनांक अधिक होता है, तो ये तुम्हारा हो गया कि जो कि तुमको क्या क्या टॉपिक हो गया इसमें अभी तक जो बताया गया इसमें, कि तुमको जो भौतिक गुण है तुमको एल्किल हैलाइड का, उसमें है कि तुमको जैसे जैसे कि तुमको हाइड्रोकार्बन से अगर कंपेयर करेंगे जिससे कि बना है, जैसे कि ब्यूटेन का अगर तुलना करें हम लोग क्लोरोब्यूटेन से, तो उसमें क्लोरोब्यूटेन में तुमकी ध्रुवंता पाई जाएगी, तो क्लोरोब्यूटेन का तुमको जो कि द्रव्यनांक क्वथनांक होगा सीधा सिंपल ब्यूटेन से अधिक होगा। हाइड्रोकार्बन से अगर तुलना करेंगे तो उसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्लोरोब्यूटेन का ज्यादा होगा। दूसरा है तुमको कि अगर तुमको जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएं उसका जो अनुभार बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका द्रव्यनांक क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद द्रव्यनांक क्वथनांक में अगर जहां तक देखें तो इसके बाद क्या है तुमको दूसरा पॉइंट कि द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा कि अगर तुमको जिसका अनुभार बढ़ेगा तो उसमें यह भी देख सकते हैं कि क्लोरीन का कम होगा, ब्रोमाइड है वही समावयवी तो उसका ज्यादा होगा, आयोडाइड का उससे ज्यादा होगा, और अनुभार बढ़ने से उसका द्रव्यनांक क्वथनांक बढ़ेगा। एक और पॉइंट यह है कि लेकिन समान अनुभार हो तो जिसमें कि ब्रांच ज्यादा होगा उसके द्रव्यनांक क्वथनांक कम होते हैं। यहां पर दिखाया गया है जैसे कि तुमको मतलब तुम्हारा 2,2 डाइमिथाइल तुमको यहां पर जो प्रोपेन का बनाया गया है जितना ब्रांचिंग ज्यादा हुआ है तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, समान अनुभार रहे तो उसका द्रव्यनांक क्वथनांक कम हो जाता है। और बेंजीन वाला केस में देखेंगे कि अगर तुमको जो पारा है, पारा आइसोमर तुमको ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है इसलिए इसके द्रव्यनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये तुम्हारा पहला द्रव्यनांक क्वथनांक का बिंदु हुआ कि द्रव्यनांक क्वथनांक किसके ज्यादा होंगे, भौतिक गुण में। दूसरा है तुमको गुण, इसमें भौतिक गुण में ही हम लोग देखेंगे कि घनत्व के बारे में। तो घनत्व जैसे जैसे कि अनुभार बढ़ता है तो अनुभार बढ़ेगा तो जो कि एल्किल हैलाइड के घनत्व क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तुमको इसका क्या हुआ कि अनुभार बढ़ने के साथ इसका जो घनत्व होता है 2 नंबर पॉइंट में, अनुभार बढ़ने के भौतिक गुण का ही दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे। अभी पहला नंबर था कि द्रव्यनांक क्वथनांक किस प्रकार बदलता है उसको हमने देखा। तो द्रव्यनांक क्वथनांक जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा उसका बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन की तुलना में इसका अनुभार ज्यादा होता है। अनुभार ज्यादा होने के कारण इसके द्रव्यनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं। दूसरा है ध्रुवीय गुण पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन जो होता है ध्रुवीय होता है, इस कारण से भी उसके द्रव्यनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं। और अगर तुमको ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका जो है द्रव्यनांक क्वथनांक अगर अनुभार समान रहे तो क्वथनांक घटता जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है, जैसे कि वैन डर वाल आकर्षण बल उसका
कमजोर पड़ जाता है। वैन डर वाल आकर्षण बल जो कि एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ता है, तो जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका वैन डर वाल आकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है और उसका द्रव्यमान क्वथनांक उतना ही अधिक उच्च होता है। तो अगला है तुमको दूसरा नंबर, कह सकते हैं कि घनत्व के बारे में। अनुभार बढ़ने के साथ एल्कील हैलाइड का घनत्व बढ़ता है। एल्कील हैलाइड का घनत्व बढ़ता है। तो ये घनत्व तुमको यही है तुमको सिंपल रूल कि घनत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा नंबर विलेयता के संदर्भ में तुम्हारा। एल्कील हैलाइड जो होते हैं, एल्कील हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, लेकिन इसमें ध्रुवीयता इतनी अधिक नहीं होते हैं, इतना अधिक नहीं होता कि वह जल के अणु के बीच का हाइड्रोजन बंधन को तोड़ सके, इसलिए यह जल में अत्यल्प विलेय होते हैं, कम विलेय होते हैं। एल्कील हैलाइड RCl बंधन जो है ध्रुवीय अणु है, किंतु इसकी ध्रुवणता इतनी अधिक नहीं है कि वह जल के हाइड्रोजन बंधन को तोड़ सके। इसलिए एल्कील हैलाइड सामान्यतः जल में अल्प विलेय हैं तथा इनकी विलेयता अनुभार के बढ़ने के साथ घटती है। अनुभार बढ़ेगा तो इसकी जल में विलेयता और घटेगी, मतलब कि जो लो मेंबर है वो ज़्यादा भी विलेय होंगे, लेकिन उच्च मेंबर और कम विलेय होंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा विलेयता का इसका क्रम हो गया ये। लेकिन तुमको कार्बनिक घोलक में एल्कील हैलाइड कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। एल्कील हैलाइड कार्बनिक घोलक, जैसे कि कार्बनिक घोलक का मतलब ईथर है, अल्कोहल है। कार्बनिक घोलक जैसे ईथर, बेंजीन में घुलनशील हैं। ईथर, बेंजीन इस सब में क्या है, ये घुलनशील होते हैं। तो ये जल का जो हाइड्रोजन बंधन को तोड़ने के लिए सफिशिएंट ऊर्जा इसमें नहीं मिल पाता, इसलिए ये बहुत कम घुलनशील। लोअर मेंबर तो कम घुलनशील होते हैं और अपर मेंबर तो अघुलनशील ही होते हैं, इसके वो ज़्यादा नहीं घुलेंगे। तो ये तुमको हो गया जल की विलेयता के संदर्भ में तुम्हारा हो गया कि जल में ये बहुत ही कम विलेय हैं और जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा इसकी विलेयता और क्या होते जाएगी, कम होते चली जाएगी, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बंधन को ये तोड़ने के लिए सफिशिएंट इसके पास ऊर्जा नहीं मिल पाता है। जो कि जल में जबकि एल्कील हैलाइड जाता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी जल में विलेय होने, जब उसका बंधन टूटने से वह इतना नहीं होता कि वह जल के हाइड्रोजन बंधन को तोड़ सके। इसके कारण ये जल में काफ़ी कम विलेय होते हैं। तो ये तो हो गया तुमको विलेयता का क्रम हो गया। अगला है तुमको अब तीसरा है तुमको भौतिक गुण के बाद अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे रासायनिक गुण का। तो रासायनिक गुण में हम लोग अगर बात करें तो एल्कील हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंधन जो है तुमको रहने के कारण ये काफ़ी क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोकार्बन के तुलना में ये क्या हो जाएंगे, जो एल्केन है उसके तुलना में काफ़ी अधिक क्रियाशील होते हैं। यह तुमको जाहिर है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, यह तुमको प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया भी देगा। दूसरा होता है तुमको प्रतिस्थापन के साथ साथ यह तुमको विलोपन प्रतिक्रिया भी देगा, एलिमिनेशन प्रतिक्रिया।
और धातु के साथ भी यह प्रतिक्रिया करता है। तो इसका रासायनिक गुण कह सकते हैं हम लोग, रासायनिक गुण। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे इस पे नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में। एल्कील हैलाइड जो है तुमको, एल्कील हैलाइड जो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, तो एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड RX नाभिक रागी, नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो इसमें जैसे कि है नाभिक रागी उत्प्रेरक, जैसे कि क्या था RX बंधन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको कि क्या चाहिए, जिसको कि NU माइनस कहते हैं, जिसको धन आवेश चाहिए, जिसको न्यूक्लियस चाहिए, मतलब इसमें इसको क्या चाहिए, धन आवेश। तो यहाँ पर जैसे कि R पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ प्लस होता है और यहाँ पर ये तुमको ये इलेक्ट्रॉन को कुछ खींच लेता है, तुमको प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस पर कुछ माइनस चार्ज स्लाइटली आता है, इस पर कुछ प्लस चार्ज आता है। तो जाहिर है कि ये जो NU माइनस है ये तुमको इससे क्या जाता है, जाके जुड़ जाएगा, और इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और X माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये तुमको जो है इससे बंधन बन जाएगा। तो ये R है, इससे तुमको NU का बंधन बन जाएगा और ये X माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यही हुआ नाभिक रागी प्रतिस्थापन। यहाँ प्रतिस्थापित हो गया X, किसी नाभिक रागी प्रतिकारक से प्रतिस्थापित हो गया और यहाँ पर X ये क्या होगा, रिलीज हो गया X माइनस के रूप में। तो यही इस तरह की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहेंगे हम लोग। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो तुम्हारी होगी, तो इसमें बहुत से न्यूक्लियोफाइल आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में न्यूक्लियोफाइल का जैसे कि एक प्रतिक्रिया हम लोग करते हैं, जैसे R का भी मान देते हैं, CH3 ले लीजिए। चलिए X का भी मान ले लीजिए, आप Cl ले लीजिए, CH3Cl हो गया। और एक नाभिक रागी प्रतिस्थापक जैसे कि NaOH से अगर हम रिलीज कराएंगे तो NaOH जैसे कि एक्वस NaOH कहते हैं, NaOH ले लीजिए, यहाँ से NaOH ये पानी की उपस्थिति, या KOH लीजिए। तो पानी के में, तो पानी में क्या होता है, ये टूट जाएगा Na प्लस और कौन सी टूट जाएगा, OH माइनस में। तो ये OH माइनस क्या बन जाएगा, इसका माइनस NU माइनस बन जाएगा, इसका OH माइनस बन जाएगा NU माइनस। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ पर से Cl को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर R के साथ क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा। NU यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन बना, OH माइनस बना। तो ये R को X को हटा देगा, यहाँ क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर क्या जाएगा, ROH बन जाएगा और इधर Na के साथ ये क्लोरीन चला जाएगा, तो NaCl आपका बन जाएगा। या KOH रहते तो KOH आ जाता। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये एक उदाहरण हुआ NU माइनस का। यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल था, OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था। इस प्रतिक्रिया में कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया, OH माइनस। इसी तरह से और भी प्रतिक्रिया हो सकती है जिसमें कि आप अलग अलग, जैसे एल्कील हैलाइड, यहाँ पर भी Cl ले सकते हैं, 2 कार्बन ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। यहाँ पे एल्कील हैलाइड 1 कार्बन के, 2 कार्बन के, 3 कार्बन के, कोई भी एल्कील हैलाइड आप ले सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे NaOH था, KOH भी ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो वो भी तुमको इसी तरह से, यहाँ पानी के ऊपर पानी रहेगा तभी ये टूटने में इसको आसानी होगी, नहीं तो फिर अलग तरह का प्रतिक्रिया भी ये देता है, जिसकी चर्चा हम लोग विलोपन प्रतिक्रिया भी हो सकता है। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पर जो है तुमको और भी जैसे कि है तुमको, जैसे तुमको अब की बार 2 कार्बन कर लीजिए, CH3CH2 और यहाँ पर Br लीजिए, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ले लीजिए आप जैसे KCl लीजिए,
केसीएन, तो केसीएन भी जबकि एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये के प्लस और सीएन माइनस में टूट जाएगा। तो जाहिर है कि जो माइनस होगा वही इसको रिप्लेस करेगा, तो सीएन माइनस इसको क्या करेगा, रिप्लेस करता है। तो सीएन माइनस रिप्लेस कर क्या बन जाएगा, यहां पर देखो CH3 CH2 तो था ही, जैसे 2 कार्बन था, 2 कार्बन रहेगा, जितना कार्बन है यहां पर 2 उतना कार्बन रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा तुमको, यहां पर CN आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा तुमको, प्लस KCN था यहां पर, तो यहां पर KBr बाहर आ जाएगा तुम्हें, यहां पर KBr बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, SN रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का उदाहरण हुआ, तो यहां पे साइनाइड बन गया, इसको कहते हैं। या तो इसको, तो ऐसे तो मैंने आईपीएसी नेम अगर इसका जानना चाहोगे तो इसको हम लोग आईपीएसी नेम लिखते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन हो गया ना, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाता है आईपीएसी नेम में इसको प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, या साइनाइड बन गया तुमको, तो इथाइल साइनाइड, ऐसा कॉमन नेम में कहेंगे तो इथाइल साइनाइड बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारा ये इसमें बन सकता है। दूसरा हो सकता है ये इस तरह का जो CN है, ये उभयधर्मी तुमको एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड प्रतिकारक है, जो यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेड मतलब 2 तरफ से जुड़ सकता है, C से भी जुड़ सकता है, ये N से भी जुड़ सकता है। जैसे कि अगर तुमको यह प्रतिक्रिया, इसी प्रतिक्रिया को अगर हम लोग AgCN से कराते, तो AgCN से अगर कराएंगे इसमें, तो ये तुमको ये NC बन जाएगा इसमें। यही प्रतिक्रिया में ये CN के बजाय, साइनाइड के बजाय ये आइसोसाइनाइड बन जाता है, AgBr, ये आइसोसाइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड, साइनाइड CYANIDE, आइसोसाइनाइड हो जाएगा ये। और ये क्या हो गया, साइनाइड कहलाता है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, साइनाइड। ये साइनाइड हो गया, ये साइनाइड, साइनाइड, तो और ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा, NC बन जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। अब जैसे कि तुमको और इसमें दे सकते हैं हम लोग, KNO2 देते हैं तो ONO बनता है। जैसे कि और भी इसमें दे सकते हैं आप, जैसे एक आध, जैसे 3 कार्बन कर लीजिए, CH3 CH2 CH2I ले लीजिए, 3 कार्बन का, और इसमें जैसे दे देते हैं KNO2, तो KNO2 से देंगे तो यहां पर ONO बन जाएगा, नाइट्रिटो बन जाता है। यहां पर ये भी उभयधर्मी लिगेंड, उभयधर्मी का काम करेगा। जैसे कभी O से जुड़ सकता है, कभी N से जुड़ता है, CH3 CH2 इसमें प्रोपील कर देते, ONO बन जाता है, प्लस KI बन जाएगा इधर। तो ONO ये नाइट्रिटो कहलाता है, O से जुटेगा तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो कहलाता है, ये नाइट्रिटो O। और यहां पर जैसे कि AgNO2 डालेंगे इसमें, जैसे इसी प्रतिक्रिया में CH3 CH2 CH2I प्लस क्या डाल देते हैं हम लोग, AgNO2 डालते हैं। अगर AgNO2 डालते हैं तो ये N से जुड़ेगा, नाइट्रो बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 NO2 बन जाएगा, प्लस तुम्हारा हो गया AgI बन जाएगा। तो ये तुमको नाइट्रो कंपाउंड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, उसमें नाइट्रिटो। तो ये तुमको इस तरह का चीज को, जो कि 2 तरह से जुड़ते हैं, CN और NC 2 बनते हैं, ये दोनों बन सकते हैं अलग अलग में, NO2 बन सकते हैं या ONO बनते हैं। इस तरह से 2 तरह से जुड़ने वाला को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल हुआ है, उभयधर्मी, उभयदंती, एम्बिडेंटेड, उभयदंती न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि नाभिक रागी प्रतिकारक, उभयदंती नाभिक रागी प्रतिकारक का ये उदाहरण होता है। प्रतिकारक मतलब 2 तरफ से जुड़ सकता है, इसलिए उभयदंती इसको कहते हैं। कभी कार्बन से भी जुड़ सकता है, कभी N से भी जुड़ सकता है, कभी O से भी जुड़ सकता है, कभी N से भी जुड़ सकता है। तो ये तुमको इस तरह का उभयदंत है। और जैसे कि कहा था नाभिक रागी प्रतिकारक का और जैसे उदाहरण हो सकता है तुमको, जैसे NH3 से अगर रिएक्शन कराएंगे, अगर NH3 से रिएक्शन करते हैं उसमें NH2 माइनस बनेगा, तो उसमें तुमको क्या हो जाएगा प्रतिकारक, जैसे कि NH3 से करेंगे या अमोनिया का जैसे या प्राइमरी एमीन से करेंगे, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन से भी करेंगे, तो H रहेगा तो वो रिप्लेस हो सकता है। तो ये सब नाभिक रागी प्रतिकारक का ये सब उदाहरण हो गया तुमको। जैसे कि अमोनिया का भी अमोनिया व्युत्पन्न का भी देते हैं, अमोनिया का एक उदाहरण देते हैं इसमें।
अमोनिया में क्या होगा, नाभिक रागी प्रतिकारक में अमोनिया का अगर देंगे, चाहे NaOR देंगे अगर, तो NaOR जैसे OH के बदला तो इथर बन जाएगा, ROR बन सकता है। तो ये सारे नाभिक रागी प्रतिकारक प्रतिक्रिया के उदाहरण होंगे। तो नाभिक रागी प्रतिकारक का जैसे तभी बोल रहे थे RX प्लस यहाँ NH3 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे अब क्या R ही ले लिए, X ले लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, EH यहां से निकल जाए तो HX बन जाएगा, और ये NH2 माइनस इसमें नाभिक रागी प्रतिकारक हो जाएगा, और प्लस हो गया HX। अब यहां पर से कि तो अमोनिया हुआ, अब यहां पर अमोनिया का यहां एक H से काम था, अगर यहां R पहले से जुटा हुआ है, जैसे पहले से ही R है तो RNH2 पहले से जुट जाएगा जैसे RNH2 से ही रिएक्शन करा दिए इसको, RX है प्लस ये जो RNH2 बना, चलिए इसी से प्रतिक्रिया करें, तो यहां से फिर क्या हो सकता है, ये R यहां से फिर X हट सकता है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा तुमको, ये RX हट जाएगा तो RNH, और यहां पर R बन जाएगा द्वितीयक अमीन, प्लस क्या हो जाएगा HX हो जाएगा। अब द्वितीयक से फिर तृतीयक भी बन सकता है आपका, फिर एक मॉलिक्यूल और डाल, इसको डाल दीजिए इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, इसमें RX के साथ फिर डाल दीजिए इसको, RX के साथ जो बना उसको फिर डाल दीजिए आप, RNH, और ये R है, तो ये वाला H फिर हट जाएगा, तो तीन तरफ से जुड़ जाएगा, तो N, और ये तीन तरफ से क्या जुड़ जाएगा, R, प्लस क्या हो जाएगा ये HX। ये तुमको प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, ये तीन तरीका से, ये क्या अमोनिया का साथ हो गया, अमोनिया एवं उसका जो है एमीन, प्राथमिक एमीन से ये प्रतिक्रिया इस तरह का कर सकता है। जैसे कि तुमको RX प्लस NaOR अगर हो जाए तो क्या बन जाएगा इसका, देखो तो ये तुमको RO या R डैश यहां पे दे सकते हैं, कोई दूसरा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ROR डैश ईथर बन जाएगा, प्लस NaX बन जाएगा, ये ईथर बन गया तुम्हारा। तो ये तुमको नाभिक रागी प्रतिस्थापन के सारे क्या है, उदाहरण हैं, जिसको कि आसानी से एक ही तरह के प्रतिक्रिया थे, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुमको सारे प्रतिक्रिया खाली थे, उसमें था क्या क्या तुम्हारे बुक में लिस्ट में दिया हुआ है, सबको अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, टेबल बना के दिया हुआ है, जिसको हमने लिस्ट को एक ढंग से समझा दिया सबको प्रतिक्रिया लिख करके, और आसानी से समझ में आ गया होगा कि सबको रिप्लेस करके नाभिक रागी प्रतिकारक वहां से हाइड्रोजन को क्या करता है, वहां से प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है तुमको इसमें, जैसे कि एक पहले उदाहरण देख लें, 10.5 नंबर उदाहरण है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केशियन जो प्रतिक्रिया करता है, तो केशियन प्रतिक्रिया करता है तो वह मुख्य उत्पाद के रूप में साइनाइड बनाता है, साइनाइड का निर्माण करेगा। एल्किल हैलाइड से जब वह प्रतिक्रिया करता है केशियन, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण करेगा, मतलब साइनाइड देगा, और जबकि एजीसीएन प्रतिक्रिया करता है तो वो एल्किल आइसोसाइनाइड देगा। तो ऐसा क्यों? तो इस बात का जवाब यह होता है कि केशियन जो होता है तुमको एक K प्लस और Cn माइनस में टूट जाता है। यह मतलब कि हुआ किस तरह का है, ये वैद्युत संयोग बंधन होता है। एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग देखें, 10.5 की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन था तुमको कि RX जो है तुमको केशियन के साथ ये RCN बनाता है, RC से जुड़ता है ये बॉन्ड, और प्लस क्या होगा तुमको KX यहां हो जाता है। ये प्रमुख यौगिक हुआ, साइनाइड कह सकते हैं इसको, एल्किल ग्रुप है तो एल्किल साइनाइड हुआ। अब यही प्रतिक्रिया अगर आप कराते हैं RX में AgCN से, तो इसका प्रोडक्ट बदल जाता है। ये प्रोडक्ट होता है R से इसका N जुटता है, उधर C जुटता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे आइसोसाइनाइड बनाएगा ये। तो ये यहां साइनाइड बन रहा है और इधर आइसोसाइनाइड बना है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये होता है कि केशियन जो होता है तुमको, ये केशियन जो है तुमको ये वैद्युत संयोग बंधन है, तो ये K प्लस और Cn माइनस में टूट जाता है। Cn माइनस में ये क्या हो जाएगा, इधर ये Cn माइनस में टूट जाएगा, और C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, तो Cn ये दोनों तरफ से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कार्बन से तुमको इसका कार्बन से कार्बन का जो बंधन होगा, R से C का बंधन ज्यादा मजबूत होता है, और इसलिए इसको दोनों तरफ से जुटने की संभावना है। तो ये किसे जुटना ज्यादा पसंद करेगा कि RC बंधन ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, किसके तुलना में, RN की तुलना में।
Rn की तुलना में। तो जाहिर है कि इसके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है? इसमें जब पूरी तरह टूट गया तो इसमें बेहतर विकल्प ये था कि किधर से जुट जाइए, ये तुमको C से जुटना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि ये बंधन ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। अब केस आते हैं AgCN का। यह वैद्युत संयोजक यौगिक नहीं है, यह सहसंयोजक यौगिक का गुण होता है। AgCN किस तरह का यौगिक होगा तुमको, यह सहसंयोजक यौगिक होगा। जब AgCN सहसंयोजक यौगिक होगा, यह सहसंयोजक है, सहसंयोजक यौगिक होगा। और ये था तुम्हारा KCN, क्या है इसमें, ये वैद्युत संयोजक यौगिक है। ये तुमको दोनों में अंतर है, इसलिए ये टूट गया, वैद्युत संयोजक यौगिक है ये, तो ये टूट गया तुमको। वैद्युत संयोजक यौगिक अपने आयन में क्या जाएगा, आसानी से टूट सकता है। और ये तुमको जब टूटेगा नहीं तो देखो यह किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, जबकि RX है यहां पर, तो ये टूटेगा नहीं, तो ये तुम्हारा यहां पर Ag है, इससे C का बंधन मजबूत है, तो C जुटा हुआ N के। अब ये क्या करेगा, ये जो कि N जो है, ये तुमको इधर से क्या होता जाएगा, ये इधर से जुटते जाएगा इसके साथ, और इस साइड से ये क्या होता जाएगा, जैसे देखो यहां पर से अगर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें यहां पर, तो ये Ag है, यहां पर CN जुड़ा हुआ ही है, तो ये किससे बंधन बनाना शुरू कर देगा, ये R से इसका N का बंधन बनना शुरू होगा। और जैसे जैसे बंधन ये बनना शुरू होगा और ये तब बंधन टूटेगा, तो ऑफकोर्स ये RNC बंधन बन जाएगा इस ढंग से। अब तब बाद में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, मतलब ये टूटता बाद में है, बंधन बनता है क्या चीज, ये शुरू हो जाता RNC बनेगा, तब जाके Ag वाला बंधन टूट के इधर से क्या बनाएगा, AgX बनाएगा। तो ये पहले क्या होगा तुम्हारा, यहां प्रतिक्रिया दोनों का कंप्लीट टूट गया, तो इसके पास दोनों तरफ विकल्प था, C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता था ये, लेकिन C वाला जो बंधन है वो ज्यादा मजबूत है, इसलिए ये इसमें मुख्य उत्पाद होंगे साइनाइड होंगे, और इसके मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड होंगे, क्योंकि इसमें तुमको यह विद्युत संयोजक बंधन के बजाय सहसंयोजक बंधन होता है AgCN। तो यह तुम्हारा 10.5 का यही आंसर होगा। अब है हम लोग जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो कि हम लोग कराते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार से प्रोसीड करता है, इसको काफी डिटेल में बताया गया है बुक में कि किस प्रकार से इसके मैकेनिज्म है। यह दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, एक SN1 कहलाता है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का इंग्लिश हुआ S, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी, और 1 का मतलब हुआ उसका जब कि तुमको उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब क्रम जो कि कोटि जिसको कहते हैं, जो रासायनिक गतिकी में पढ़ा होगा, अगर कोटि 1 है तो SN1 होगा, और उसकी कोटि अगर उसमें 2 पर निर्भर करेगी तो कोटि अगर 2 होगी तो SN2 कहलाएगी। तो यह दो तरह के तुमको मैकेनिज्म को ओबे करता है। तो SN1 और SN2, SN1 और SN2, SN1 क्रियाविधि पहले देखते हैं। SN1 क्रियाविधि नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो एल्कील हैलाइड के सांद्रण पर, एल्कील हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है, सांद्रण पर निर्भर करती है, प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है SN1 क्रियाविधि का पालन करती है, SN1 क्रियाविधि का पालन करती है, SN1 क्रियाविधि का पालन करती है। तो नाभिक रागी प्रतिक्रिया जो कि क्या करेगा, तुमको किस क्रियाविधि का पालन करेगा, तुमको नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया की दर जो होगी तुमको, जो सिर्फ किस पर निर्भर करे, जो एल्कील हैलाइड के सांद्रण पर ही सिर्फ निर्भर करती है, वह क्या कहलाएगी, SN1 प्रतिक्रिया का पालन करेगी। और यह 2 चरण में होता है। जैसे कि पहले क्या होता है, SN1 जो तुमको होगा, ये पहले RX जो बंधन है, जो एल्कील हैलाइड है, ये स्लो स्टेप में, धीमा जो कि स्लो होगा पहले, तो इसी पर प्रतिक्रिया का, इसी चरण पे, इसी प्रतिक्रिया के स्टेप पर इसका प्रतिक्रिया का दर निर्भर करेगा। इसमें R+ में ये टूट जाएगा और X- में ये टूट के ये कार्ब धनायन का निर्माण करेगा, कार्ब धनायन
या प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। और ये R प्लस से अब तुमको जाके ये जो Nu माइनस है यहां से आके अब जुट जाएगा। R प्लस में जाके कोई भी न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस, ये तुमको अब जुट जाएगा, तो ये RNu बन जाएगा। ये फास्ट स्टेप होता है, ये तीव्र होता है, फास्ट। और इसमें जो प्रतिक्रिया की दर है, प्रतिक्रिया की दर जो होगा, प्रतिक्रिया की दर ये निर्भर करता है K गुना सिर्फ Rx के सांद्रण पर निर्भर करेगा। इसलिए इसकी कोटि क्या, जैसे कोटि में याद होगा तुमको रासायनिक गतिविधि में एक पावर है तो इसकी कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तुमको SN1 प्रतिक्रिया, तो SN1 में तुमको क्या बनता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। SN1 में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, चूंकि 3 डिग्री कार्ब धनायन 2 डिग्री से अधिक, 2 डिग्री से तथा 1 डिग्री से अधिक अस्थायी है, इसलिए तिर्यक टर्सरी जिसको कहते हैं, इसलिए तिर्यक एल्किल हैलाइड, तिर्यक टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 प्रतिक्रिया तीव्रता से करता है। तो जैसे जैसे तुमको SN1 में रेट जो होगा, तुमको SN1 में ये तुमको रेट होगा 3 डिग्री, बहुत तेजी से 3 डिग्री कार्बन पे, मतलब अगर हेलोजन है तो वो बहुत तेजी से SN1 करेगा। उससे स्लो होगा 2 डिग्री, उससे स्लो होगा 1 डिग्री, और उससे स्लो होगा मेथिल का METHYL, CH3 सबसे स्लो होगा इसमें, ये 3 डिग्री। मतलब ये हुआ तुमको, ये 3 डिग्री वाला जैसे रहेगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन इसको करें, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जुटा हुआ है, यहाँ पर 3, ये जो कार्बन जिससे ब्रोमीन जुटा वहाँ से 3 कार्बन से ये जुटा हुआ रहे, ऐसा। तो ये जो तुम्हारा होगा 3 डिग्री ब्रोमाइड हो गया, ये तुमको आसानी से SN1 प्रतिक्रिया तुरंत कर जाएगा। ये तुमको यहाँ से जो है, तुमको यहाँ Br है, यहाँ पर अगर डाल दें हम लोग KOH डाल देते हैं एक्वस, तो इसमें तुमको, तो ये जो तुम्हारा है एक्वस KH डालेंगे तो ये तुम्हारा यहाँ से क्या कर देगा, यहाँ पर से पहले 2 चरण में प्रतिक्रिया, यहाँ पे प्लस बनेगा, Br हटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये बाद में OH जुड़ जाएगा। तो ये SN1 से क्या बनाएगा, SN1 मैकेनिज्म को ओबे करते हुए ये प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर OH आ जाएगा, और तीनों तरफ से ये CH3 जुड़ जाएगा, और यह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, और KBr, तो ये तेजी से प्रतिक्रिया करेगा। ये 3 डिग्री हुआ। और यहाँ पर अगर 2 डिग्री कब होता है, जब एक कार्बन को हटा दीजिए, दो कार्बन ही जुटा रहेगा इस कार्बन से, तो ये 2 डिग्री होता है, उससे प्रतिक्रिया का SN1 में स्लो हो जाएगा। और तुमको 1 डिग्री रहा प्राथमिक वाला रहेगा तो और स्लो हो जाएगा। तो ये तुमको कार्बोकेटाइन के अस्थायित्व पर क्या करता है, निर्भर करता है। और जहां तक कि और दूसरा प्रतिक्रिया का जहां तक रेट है, तो कभी भी हैलाइड जो होता है तो प्रतिक्रिया के दर इसमें RI तेजी से होगा, RBr उससे स्लो होता है, क्योंकि ये बेहतर लिविंग ग्रुप होता है, RCl उससे स्लो होगा। तो ये तुमको RI कभी भी ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है SN1 में भी। तो ये हुआ तुम्हारा SN1 प्रतिक्रिया। दूसरा है बेंजील कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो हुआ ही। बेंजाइल और एलाइल, जो ये 2 कार्बोकेटाइन हैं वो भी काफी अस्थायी होते हैं, इसलिए ये भी तुमको बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। बेंजाइल एवं जो तुमको एलाइल कार्बोकेटाइन है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ज्यादा अस्थायी होते हैं, इसलिए यह भी ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल। तो एलाइल का जैसे फॉर्मूला याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस अगर दे देंगे, एलाइल क्लोराइड जैसे शुरुआत में बताए थे, फिर बेंजाइल क्लोराइड भी बताए थे। यहाँ पे क्लोरीन को हटा देंगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, या एलाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, तुमको कार्ब धनायन बन जाएगा। जैसे देखो
ये CH2 प्लस है यहाँ पर। ये तुमको जो है ये अनुनाद प्रभाव के कारण ये काफ़ी अस्थाई होते हैं। इसका अस्थाई ज़्यादा होगा तो प्रतिक्रिया की दर भी क्या होगी, SN1 में तेज होगी, तो इसलिए ये SN1 की ओर जाएगा। देखो ये काहे होता है, देखो इसका जो है अनुनाद संरचना अगर बनाएंगे तो ये कार्बन से यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बन जाएगा CH2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा। तो इसके कारण ये अस्थाई है। अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण एलिलिक कार्बोकेटायन अस्थाई है, अस्थाई है। अतः CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl SN1 प्रतिक्रिया तेजी से करता है, प्रतिक्रिया तेजी से करता है। यह भी SN1 की ओर जाएगा, इसका मैकेनिज्म यह भी करेगा। उसी प्रकार से बेंजीन में यहां जोड़ देंगे, बेंजीन में अगर यहां पे CH2Cl जोड़ दें तो यहां पर जो बनेगा बेंजीन में, यहां पर कार्बोकेटाइन, जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इसको कहेंगे, तो यह भी क्या करेगा, यह देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है और ये तुमको यहां पे प्लस आ जाएगा, तो यह भी रिजोनेंस प्रभाव दिखा सकता है। इसे एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो यह भी रिजोनेंस के कारण, यह अनुनाद के कारण यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से जब ये कार्बन से इस कार्बन पे भी इसका चार्ज हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो इसका प्लस चार्ज क्या आ जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर ये दोनों जगह पर अभी जैसे एक जगह से हटा, ये डबल बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, अपनी जगह पर है और ये डबल बॉन्ड यहाँ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ है अभी। अब देखो इसमें क्या होगा, अब फिर क्या हो सकता है, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, देखो अगला में यहाँ जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये भी अनुनाद के बहुत से स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये अनुनाद के जब स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो इसके लिए ये क्या होगा, ये भी अनुनाद प्रभाव का यहाँ भी जा सकता है ये अभी। फिर ये जो प्लस चार्ज है तुमको अभी यहाँ है तो ये तुमको कहाँ मूव करके आ जाएगा, तुमको इस जगह पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस जगह से हटके यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ से हटके इस जगह पे जा सकता है। तो ये तुमको तीन जगह पर ये क्या कर सकता है, ये प्लस चार्ज रोटेट करने के कारण ये सब जगह जो है तुम्हारा धनात्मक आवेश का जो घनत्व है घट जाएगा, इस कारण से इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो अनुनाद प्रभाव तो ये भी किसकी ओर जाएगा, इसका मतलब कि ये जो तुमको अगर बेंजाइल का, तो यह भी अस्थाई है। अनुनाद प्रभाव के कारण ये क्या है, अस्थायित्व, अस्थायित्व अनुनाद प्रभाव के कारण, अनुनाद प्रभाव के कारण। तो ये तुमको अगर इसका मतलब ये हुआ इस तरह का केस में कि CH2Cl अगर देगा तो यह भी तुमको यहाँ से क्या करेगा, ये CH2Cl यह भी तुमको और KOH से रिएक्शन कराएगा तो यह भी SN1 प्रतिक्रिया करके ये तुरंत क्या करा देगा, ये बेंजाइल CH2OH बना देगा, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। ये KCl KBr जो भी बनना है इधर की तरफ बन जाएगा ये। तो ये भी SN1 प्रतिक्रिया को फॉलो करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया SN1 प्रतिक्रिया। अब है SN2 प्रतिक्रिया में आते हैं। SN2 प्रतिक्रिया में क्या होगा तुम्हारा, SN2 प्रतिक्रिया में जो है तुमको दोनों जो स्टेप होता है इसमें कोई कार्ब धनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN2 प्रतिक्रिया में कार्ब धनायन का, SN2 प्रतिक्रिया ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, अपन प्रतिक्रिया जिसकी प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड एवं नाभिक रागी प्रतिकारक
दोनों के सांद्रण पर निर्भर करती है SN2 क्रियाविधि का पालन करती है। तो SN2 में क्या होगा तुमको, SN2 प्रतिक्रिया में जो होगा तुमको, जैसे कि RH प्लस जो तुमको OH माइनस होगा, यह तुमको OH माइनस इसमें जुटेगा, तो यह दोनों एक साथ जुड़ते जाएगा और यह उल्टा साइड से जुड़ता है। जैसे देखो इसमें क्या होगा, R है, इसका जो तुमको बंधन है ये X का, ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और ये तुमको उल्टा साइड से NU माइनस इधर से जुड़ते जाएगा। ये मतलब अभी क्या हुआ, ये मध्यवर्ती हुआ, ये अभी बना नहीं है, एक तरफ मध्यवर्ती कहलाता है, इंटरमीडिएट, कि इधर से ये बनना शुरू, इसको कहते हैं बैक साइड अटैक भी कहते हैं इसको, दूसरा साइड से, जिधर हेलोजन है उसके अपोजिट से अटैक करता है। मतलब हेलोजन जिधर है उसके विपरीत साइड से ये क्या होना शुरू करेगा, जुड़ना शुरू करेगा, और ये मध्यवर्ती बना, तो ये जब तक ये जुट भी रहा और साथ साथ टूट भी रहा है, और इस प्रकार से क्या होगा, एक जबकि फाइनल जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये तुमको NU इधर से जुट जाएगा R से, और X माइनस इधर से क्या जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ ये SN2 हुआ। इसमें तुमको जो प्रतिक्रिया की दर दोनों पर निर्भर करेगी, इसमें प्रतिक्रिया की दर दोनों पर निर्भर करेगी, मतलब RH पर भी निर्भर करेगी और NU माइनस पर भी निर्भर करती है। तो ये तुमको इसमें दो कोटि, 1+1, तो इसकी कोटि क्या हो गई, तो कोटि बराबर 2 हो गई इसका, और उसमें कोटि 1 था, 1 जोड़ 1 बराबर 2, तो ये तुमको कोटि हो गई। इसमें तुमको कोई भी कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता है। और जाहिर है कि अब अगर इस प्रतिकारक में देखें, इसमें प्रतिक्रिया की दर का देखें, तो अगर मान लेते हैं ये कार्बन है, इसमें जहां पे हेलोजन जुड़ल है, अगर तीन तरफ से आप बड़ा बड़ा ग्रुप जोड़ देते हैं, कम मिथाइल जोड़ दें अगर सपोज दैट, और एक है तुलना करना है कि अगर तीन तरफ से मिथाइल के बजाय अगर तीन तरफ से हाइड्रोजन है, अगर इन दोनों में तुलना करना हो किसमें प्रतिक्रिया की दर तेज होगी, तो यह जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, तो ये बड़ा एल्किल ग्रुप है, तो ऐसा संभावना है कि न्यूक्लियोफाइल इसी से टकरा जाए और इस कार्बन को क्या नहीं कर पाए, इस कार्बन का यहां से यहां जुड़ ही नहीं पाए। तो जैसे जैसे इसको कहते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो 3 डिग्री में यह संभावना है अगर बड़े ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे तो इसको प्रतिक्रिया करना मुश्किल होगा, जबकि प्राथमिक हैलाइड होगा तो इसमें हाइड्रोजन रहेगा, तो उसमें आसान है, इसकी किसी हाइड्रोजन छोटा परमाणु है तो इससे टकराने की संभावना क्या है, कम है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इसकी प्रतिक्रिया का दर जो SN2 में होगा वह 3 डिग्री का बिल्कुल कम हो जाएगा। 3 डिग्री में टकराने की ज्यादा संभावना रहेगी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो स्टेरिक जैसे तुमको 3 बड़े बड़े समूह के उपस्थिति के कारण उसका जो है प्रतिक्रिया करने की दर क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसमें क्रम। तो इसमें प्रतिक्रिया की दर हो जाएगी SN2 प्रतिक्रिया की दर में, SN2 में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तुमको सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा, इसमें टकराना मुश्किल होगा, इसमें 3 डिग्री सबसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन के आधार पर नहीं तय होगा, इसके आधार पर। और इसमें आयोडीन का अभी भी बड़ा होगा, ब्रोमीन का उससे क्लोरीन का, ये तुमको ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। SN2 में ये प्रतिक्रिया का दर होगा, मतलब इसमें जितना सिंपल होगा SN2 की प्रतिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। हम लोग अब देख लेते हैं उदाहरण 10.6 और 7 इससे जुड़ा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। 10.6 में दिया हुआ है तुम्हारा 2 यौगिक का पेयर दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन SN2 में ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करता है ना, SN2 में कौन तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। पहला कंपाउंड है जिसमें कि साइक्लोहेक्सेन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन है, उसमें बेंजीन बना हुआ नहीं है, और एक है CH2Cl है उसमें, और एक है तुमको Cl है I है, Cl है सर, Cl है। तो देख लेते हैं 10.6 में NCERT उदाहरण 10.6 का, इसमें से कोई पेयर है, 2 पेयर, SN2 में किसकी दर तेज होगी, SN2 ध्यान रहे। तो SN2 में याद होगा अभी क्या नियम बनाए थे कि 1 डिग्री ज्यादा तेज होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, यही नियम है पहले। तो जाहिर है कि हम लोग इसको चूज कर लेंगे, जैसे तुम्हारा यहां पर
में बना हुआ है यहाँ पर CH2Cl, यहाँ H है, इधर भी H है, इधर Cl है। तो ये कितना डिग्री है? ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? इट इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कैसा है तुमको? ये 1 डिग्री है ये। चलिए दूसरा देखते हैं जिससे तुलना करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो तुलना करना है, तो ये जहाँ पर यहाँ से Cl जोड़ दें इसको, तो ये तुमको ये जो कार्बन जहाँ से Cl जुड़ा है, ये कितना? इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, ये कैसा कार्बन हुआ? ये 2 डिग्री हुआ ये। तो जाहिर है कि हमको तब रूल तो SN2 में क्लियर पता है कि कौन ज़्यादा तेजी से करता है। 1 डिग्री ज़्यादा तेजी से करता है, 2 डिग्री उससे कम करता है। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री फास्टर होगा, ये वाला जो है क्या होगा तुम्हारा? ये ज़्यादा तेज होगा, मतलब कि किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ये इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। दूसरा था तुम्हारा इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है? तुमको दिया हुआ है, तुमको 4 कार्बन है, 1 2 3 4। यहां पर क्या लिखना है? I। दूसरा है Cl। तो जाहिर है कि अभी बताया कि दोनों ही स्थिति में आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है। आयोडीन को हटाना क्या होता है? आसान होता है। तो आयोडीन को हटाना आसान होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी SN2 में क्या होगी? बेहतर होगी। SN1 में भी यही काम होता है। SN1 हो या SN2, दोनों में आयोडीन क्या होगा? तुमको बेहतर लीड लेगा। तो ये तुमको दोनों का ये हो गया, तुमको 10.6 का ये हो गया तुम्हारा आंसर। 1 डिग्री 2 डिग्री के आधार पर हमने कर दिया। अब है तुमको 10.7 का, जहां तक है 10.7 में हम लोग आएंगे। एनसीईआरटी का जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें उस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट में है कि 4 गो तुमको जो अब ये बने 4 कम बनेंगे, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावेशी बनेंगे। ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावेशी बनेंगे। उसमें से हम लोग को SN1 और SN2 दोनों में कंपेयर करके बताना है कि तुमको किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जितना अधिक आप ब्रांचिंग करेंगे, एनसीईआरटी उदाहरण 10.1। तो देखो जैसे कि इसको नाम पहले 4 गो ब्रोमोब्यूटेन का बना ही लेते हैं हम लोग पहले। CH3 CH2 CH2 3 कार्बन हुआ, अभी एक चौथा कार्बन, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन बना। इसको 1 नंबर स्ट्रक्चर मानिए। चलिए दूसरा नंबर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लीजिए। 4 कार्बन में ही क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक ब्रांच मार दीजिए। ये क्या हो गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया तुम्हारा। इसको 2 नंबर कंपाउंड मानते हैं। चलिए एक और बनाते हैं, जिसमें कि एक मेथिल यहाँ दे दीजिए। यहाँ पर क्या देते हैं? एक मेथिल, यहाँ पर एक Br। तो ये CH3 CH, यहाँ पर CH3 3 कार्बन हुआ अभी तक, और यहाँ पर एक CH2 दे दीजिए और यहाँ पर Br दे दीजिए। इसको तीसरा कहिए। चलिए एक चौथा भी बनेगा, जिसमें कि इसी कार्बन पर तीनों CH3 भी दे दीजिए, तीनों तरफ से CH3 और इधर से Br भी दे दीजिए। ये इसको चौथा नंबर कहिए। चलिए अब SN1 में अगर जाए, SN2 का भी चर्चा किए थे, तो उसमें जो याद होगा कि 1 डिग्री तुमको तेजी से लीड लेता है। SN2 का पहले लिख लेते हैं। चलिए तो इसमें सबसे बेहतर तो बिना किसी ब्रांच के, जाहिर है कि SN2 में ये प्राइमरी है हैलाइड, तो ये 1 नंबर सबसे क्या लेगा? ये ज़्यादा तेजी से करेगा। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या लेना चाहिए? SN2 में सबसे बेहतर लेना चाहिए। और ये भी तुमको जो 3 नंबर है, ये भी एल्किल हैलाइड में, ये भी तुमको 1 डिग्री है यार। 3 नंबर में भी क्या है तुम्हारा? ये 1 नंबर ही, मैं 3, ये भी प्राइमरी है। और ये तुमको क्या है? 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। तो जाहिर है कि ये इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं था, तो ये सबसे 1 डिग्री में भी 1 डिग्री के 2 कंटेस्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड है। तो ये तुमको फर्स्ट सबसे अधिक होगा, उसके बाद 1 डिग्री में ये भी थर्ड भी, लेकिन उसमें एक ब्रांच है तो इसको कम कर दिए SN2 में। और सेकेंड वाला को क्या कीजिए? उसके बाद कीजिए, 2 डिग्री है ये। और थर्ड तुमको जिसमें कि 3 डिग्री होगा, जिसमें कि हर तरफ से रिएक्शन करने में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो उसमें रिएक्शन करने में मुश्किल होगा। ये 4th नंबर, सॉरी थर्ड तो हो चुका तुम्हारा, ये 4th नंबर, चौथा कार्बन सबसे कम होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब आइए SN1 में इसको करते हैं। SN1 में यह है तुमको 3 डिग्री सबसे हाईएस्ट होता है। SN1 में प्रतिक्रिया के इधर 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री उधर वाला है, तो दैट इज इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें 4th नंबर सबसे हाईएस्ट आ जाएगा। उसके बाद 2 डिग्री का नंबर आएगा,
तो 2 डिग्री में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये जो तुम्हारा है इसमें 2 डिग्री का देखो तुमको इसके बाद इसका नंबर आना चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए, फिर 3 नंबर का और फिर 1 नंबर का आना चाहिए। तो ये तुम्हारा जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ये दूसरा था इसका जो सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुमको है दिया हुआ बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जैसे कि है तुमको बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा, बेंजीन से एक C6H5 जो दिया हुआ है दैट इज बेंजीन है वहां, तो बेंजीन में रिजोनेंस प्रभाव के कारण वो अस्थायित्व ज्यादा डालता है। तो अगर बेंजीन में तुम्हारा हो गया एक, जैसे 4 कंपाउंड बना लेते हैं, चारों का नंबरिंग कर लेते हैं, उसके दोनों में नंबर डाल देंगे। जैसे पहला कंपाउंड है तुमको CH2 और यहां पे क्या डाला है Br, CH2 में यहां Br डाल दिए, इसको 1 नंबर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एगो CH3 डाल देना है, दूसरा में CH3 डालेंगे एगो, ये बेंजीन तो C6H5 रहबे करेगा, एगो एक CH डालें, एक CH3 डालते हैं इसमें, एक बेंजीन तो डालिए दिए दोनों 2 नंबर में, 2 नंबर 2 को बेंजीन नहीं डाले हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको C6H5 में लिखते हैं एक बेंजीन को, और एक Br हो गया। चलिए ये 2 नंबर इसका नाम हो गया। और 3 नंबर में क्या करें, एगो बेंजीन डालें, बेंजीन के बाद CH दे दें, CH3 डालें और Br डालें, और ये 3 नंबर इसका हुआ। 4 नंबर में क्या कर दें, तीनों तरफ से बेंजीन, तीनों तरफ से बेंजीन, तीनों तरफ C6H5, तीनों तरफ से क्या डाल दिया गया इसमें C6H5, यहां पर Br, ये 4 नंबर है ना। तो इसमें जाहिर है कि तुमको SN1 में ये सब तरफ से बेंजीन है, तो इसको रिएक्शन करना क्या होगा, SN1 में बहुत अस्थायी हो चुके, बेंजीन का अभी बताए थे कि अस्थायित्व उसका बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा बेंजीन में होगा SN1 में, उसकी प्रतिक्रिया की दर क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो SN1 में तुमको जो 4 नंबर सबसे ज्यादा होगा, और उसका 3 बेंजीन वाला सबसे हाईएस्ट हो गया, उसका 2 बेंजीन वाला लीजिए, 2 बेंजीन वाला कौन नंबर में है, 2 नंबर में है, तो ये 2 नंबर में आएगा SN में। और उसके बाद कौन बनाएगा इसमें, ये तुम्हारा कहते हैं एक बेंजीन है और CH3 भी है, दैट इज ये आ जाएगा 3 वाला आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। और फर्स्ट वाला में एक ही बेंजीन है, तो ये सबसे लोएस्ट हो जाएगा। SN2 में जस्ट इसी को उलट देना है, सबसे लोएस्ट हो जाएगा वो। चौथा नंबर क्या जाएगा, उसमें रिएक्शन करना मुश्किल होगा, फर्स्ट नंबर क्या ले लेगा, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सबसे हाईएस्ट। और फिर तुमको उसमें एक जो CH3 वाला है दैट इज नंबर 3, वो सेकेंड नंबर आ जाएगा 3 वाला, और ये फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा, और फिर 4 नंबर आ जाएगा, तुम्हारा सबसे लोएस्ट हो जाएगा। तो ये तुमको जाहिर है कि SN1 SN2 का प्रतिक्रिया का ये रेट के बारे में इस चर्चा था। अब इसके बाद SN1 और SN2 प्रतिक्रिया में एक और एस्पेक्ट होता है जिसकी हम लोग चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें यह बताना होता है कि तुमको जो प्रकाशीय समावेशिता, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वह किस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से घुमाता है, उसके आधार पर SN1 SN2 प्रतिक्रिया में उसके क्या उत्पाद होते हैं, कभी डेक्स्ट्रो बन जाते हैं, कभी लीवो, जो कि वामावर्ती दिशा में घुमाएंगे, डेक्स्ट्रो अब समावि, कभी लीवो समावि, DL, इस तरह के जो समावि बनते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये सारे लेक्चर्स राइस्टूल ऐप पर तुमको उपलब्ध हैं, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी तुम इस सारे लेक्चर को देख सकते हो। उसके नोट्स भी तुमको मिल जाएंगे राइस्टूल ऐप पर, और तुमको जो भी पर्सनल गाइड के लिए भी तुम जो है उस पर जाहिर है कि अपना टाइम अलॉट करा सकते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एंट्रेंस टेस्ट या की भी तैयारी उसमें तुम करना चाहो उसके लिए भी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए विकल्प उपलब्ध है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।